गाइस वी आर बैक और आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं आप सबके लिए। तो आप सब ने जैसे मूवीज़ में सुना होगा, भले वो तमिल मूवी हो, बॉलीवुड मूवी हो या हॉलीवुड मूवी हो, कोई सी भी मूवीज़ हो आपने या वेब सीरीज़ में आपने इंटरनेशनल वाटर्स के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो क्या आप जानते हैं कि इंटरनेशनल वाटर्स होते क्या हैं, उनको डिफ़ाइन कौन करता है, क्या लिमिट है, कितने किलोमीटर्स के बाद आता है? तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल वाटर्स होते क्या हैं, उनको कंट्रोल कौन करता है, और भी थोड़ा ब्रीफ में। तो चलिए देखते हैं। वैसे हमारा आखिरी वीडियो था स्पेस वॉरफेयर के ऊपर कि क्या स्पेस वॉरफेयर पॉसिबल है कि नहीं, जिसमें हमने आउटर स्पेस ट्रीटी के बारे में जाना। तो अगर आप उससे रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। चलिए तो इस वीडियो की बात करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि मेनली 5 ओशियंस हैं हमारे यहाँ। पहला हो गया पैसिफिक ओशियन, जो कि सबसे बड़ा है, जिसमें आपको मरियाना ट्रेंच मिल जाएगा। डीपेस्ट पॉइंट चैलेंजर डीप भी उसी में है। दूसरा हो गया अटलांटिक ओशियन। तीसरा सदर्न ओशियन, इंडियन ओशियन और आर्कटिक या अंटार्कटिक ओशियन, जो भी कह लें। तो अब हम बात करें कि मान लीजिए कल को हम चाहें कि पैसिफिक ओशियन में जाके हम माइनिंग चालू कर दें, हम ऑयल निकालना चालू कर दें, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? वेल, बेसिक आंसर है कि कर सकते हैं, अलाउड है, लेकिन उसके लिए बहुत परमिशंस लगती हैं। तो वो परमिशंस हमें किससे लेनी पड़ेगी, कहाँ लेनी पड़ेगी, वो सब पढ़ते हैं इस वीडियो में। और ये देखते हैं कि ये इंटरनेशनल वाटर्स की जो बाउंड्री होती है वो डिफ़ाइन कौन करता है। तो ये इन 3 क्वेश्चंस का हम इस वीडियो में जवाब देंगे कि ये किसको बिलोंग करता है, कौन कंट्रोल करता है, कौन डिसाइड करता है, और क्या होगा अगर हम उनके रूल्स या रेगुलेशंस को फॉलो ना करें। तो जैसा कि हम बताएं तो एक यूएन क्लॉज नाम का कन्वेंशन है, जिसे कहते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, जो कि 10 दिसंबर 1982 को साइन हुआ था। लोकेशन कहाँ थी? मोंटेगो बे, जमाइका। इफेक्टिव मतलब इफेक्ट में कब से आया? तो 16 नवंबर 1994 से। और इसमें 168 पार्टीज़ हैं। अगर बात करें कि पार्टीज़, तो मतलब ये वो हैं जिन्होंने साइन भी किया है और उसको रेटिफाई भी किया है, मतलब उसके खिलाफ वो इफ़ेक्ट में लाते हैं इस कन्वेंशन को। और इसका जो डेपोजिटरी वो कौन है? तो हमारा सेक्रेटरी जनरल जो यूनाइटेड नेशंस के होते हैं वो है। तो हम अब बात करें कि यूएन क्लॉज होता क्या है। तो ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो डिफ़ाइन करता है राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, जो कि एक नेशंस के ऊपर वो लोग थोपते हैं, या फिर एक कहें कि उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं उस चीज़ के लिए। तो उसमें हमें क्या क्या करना पड़ता है? तो उस नेशन को वर्ल्ड ओशियन का जो यूज़ है उस रिस्पेक्ट में कुछ उनकी वो है, राइट्स हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको उन्हें मैनेज करना पड़ता है, मतलब उसके खिलाफ ना जाएं। और इसका क्या काम है? तो ये गाइडलाइंस बनाता है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ मरीन नेचुरल रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट, मतलब जितना भी उससे रिलेटेड का काम काज होगा वो सब ये यूएन क्लॉज देखता है। ये फॉर्म हुआ था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी के 3री मीटिंग में। मतलब पहली 2 मीटिंग में थोड़ी बहुत डिफाइन हुई थी चीज़ें, लेकिन जो मेन अभी तक हम फॉलो करते हैं वो यूएन क्लॉज की 3rd मीटिंग में जो तय हुआ था वो हम फॉलो करते हैं। तो अब हम बात करें कि ये डिफ़ाइन कैसे करता है वाटर्स को। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये टेरिटोरियल लैंड जो है उससे 12 नॉटिकल माइल्स तक, मतलब एक नॉटिकल माइल में अप्रॉक्स 1.8 किलोमीटर्स होते हैं, तो 12 नॉटिकल माइल्स तक ये टेरिटोरियल वाटर घोषित करता है। उसके आगे 12 नॉटिकल माइल्स तक कंटिग्यूअस जोन होता है, और उसके बाद 176 नॉटिकल माइल्स, या फिर हम सिंपल शब्दों में कहें तो हमारा जो टेरिटोरियल लैंड है उससे 200 नॉटिकल माइल्स तक में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, इसमें हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, वो हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि ये सबसे बेसिक डेफिनेशन है ये चीज़। उसमें बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया। मान लीजिए कोई लैंड हमारा पानी, मतलब पानी के अंदर भी हमारा लैंड अगर जा रहा है या फिर भरा गया, तो उन सब चीज़ों के लिए बहुत सी डिफरेंस टर्म्स डिफाइंड है। तो वो सब हम इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे। अगर आप वो सब जानना चाहते हैं तो आप गूगल या विकीपीडिया में देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि टेरिटोरियल वाटर्स क्या होते हैं, कंटिग्यूअस जोन क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, टेरिटोरियल वाटर्स जो होते हैं ये 12 नॉटिकल माइल्स तक होते हैं, मतलब एक तरह से 22 किलोमीटर या कुछ। तो इनमें क्या होता है? तो इसमें जो कोस्टल स्टेट होता है वो फ्री होता है कि वो कोई भी लॉस लगाए वहाँ पे, और उसका जो रिसोर्सेस हैं उतने किलोमीटर्स में उनका यूज़ करे। अगर हम बात करें कि वहाँ से जो फॉरेन वेसल्स रहती हैं उनका पैसेज अलाउड है, लेकिन वो इनोसेंट पैसेज होना चाहिए। और ये इनोसेंट की डेफिनेशन
इस उसमें दी हुई है, मतलब कन्वेंशन में दी हुई है। इनोसेंट पैसेज क्या हुआ कि मतलब आप स्पाइंग की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप हमारे यहाँ आके मतलब हमारे यहाँ माइनिंग ना चालू कर दें हमारी टेरिटोरियल वाटर्स में आके, तो आपको इनोसेंट पैसेज अलाउड है कि मतलब आप आ रहे हैं, आते जाएं और वहीं से निकल लें, मतलब रुके ना वहाँ जब तक कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। तीसरी चीज़ की जो अंडर वाटर व्हीकल्स होती है जैसे कि सबमरीन हो गई और भी बहुत सी होती है, तो उन सबको जब वो टेरिटोरियल वाटर से जा रहे हैं, जब पास कर रहे हैं, तो उन्हें उनका फ्लैग ऊपर दिखाना पड़ता है और उनको सरफेस पे ट्रैवल करना पड़ता है, मतलब आप अंडर वाटर नहीं जा सकते हैं। ये रूल्स और रेगुलेशंस है टेरिटोरियल वाटर्स के। अब इनमें अगर कुछ वो जैसे लॉ ब्रेकर्स आ गए तो उनके ऊपर जो कोस्टल स्टेट रहता है उसके लॉस लग सकते हैं, मतलब हम उनको आईपीसी सीआरपीसी जो भी हमारा जो पीनल कोड या जो भी रहेगा उससे उनको सज़ा दे सकते हैं। दूसरा हो गया कंटिगुअस जोन, तो ये टेरिटोरियल वाटर्स से भी आगे 12 नॉटिकल माइल्स तक रहता है, मतलब वही 22 किलोमीटर। तो अब बात करें तो यहाँ पे कोस्टल स्टेट फ्री होता है जो 4 सेक्टर में लॉ बना सकता है। कस्टम्स हो गया, टैक्सेशन हो गया मतलब किसी के पास करने पे, इमिग्रेशन हो गया मतलब वहाँ से कोई इंडिया में आना चाह रहा है कहीं भी, और कोई अगर पॉल्यूशन फैला रहा है तो उसके खिलाफ भी हम ले सकते हैं एक्शन। इसको हॉट परस्यूट एरिया भी कहते हैं कंटिगुअस जोन को। अब क्यों कहते हैं तो आप ही सोचिए कि किसी का अगर टेरिटोरियल वाटर्स डिफाइंड है और अगर कोई एनिमी नेशन या कुछ भी जो हम पे स्पाई करना चाहता है या हमारी माइनिंग हमारे रिसोर्सेज छीनना चाहता है हमसे, तो अगर वो आता है और हमें कहीं से भी इंटेलिजेंस सोर्स या कहीं से भी पता चलता है कि वो आ रहा है, तो हम सबसे पहले एक्शन क्या करेंगे कि उनको टेरिटोरियल वाटर्स के बाहर रोकने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए जितना मतलब वहाँ पे मुद्दा जो रहता है वो गर्म रहता है, तो उसको कंटिगुअस जोन को हॉट परस्यूट एरिया कहते हैं। तीसरा हो गया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो ये हमारी बेस लाइन जो आपने देखा था टेरिटोरियल लैंड जो होता है उससे 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रहता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे कोस्टल नेशन को सोल एक्सप्लोटेशन राइट रहती है कि वो वहाँ के जितने नेचुरल रिसोर्सेस है वो खर्च करे, बस सस्टेनेबल के हिसाब से करे, ऐसा नहीं कि मतलब पी गए पूरा घोल के, ऐसा कुछ नहीं, मतलब आप आराम से यूज़ करिए पूरा सब चीज़ें। फॉरेन नेशंस को क्या अलाउड है, तो वो केबल्स बिछा सकते हैं उसके नीचे, जैसा कि आप जानते होंगे कि कम्युनिकेशंस केबल बिछती है वाटर्स में जो कि कनेक्ट करने में हेल्प करती है बहुत से नेशंस को। तो आप ये वैसे तो अगर नहीं जानते होंगे तो आप एक बार सर्च कर सकते हैं, ये केबल्स होती हैं जिनसे कनेक्ट करते हैं अलग अलग स्टेट्स को, अलग अलग कंट्रीज़ को। उसके बाद वो ओवरफ्लाइट का ऑप्शन उनके पास अवेलेबल रहता है फॉरेन नेशंस के पास, कि मतलब वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है हमारा वाटर्स में, उसके ऊपर से एरोप्लेन फाइटर जेट जो भी ले जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी एक चीज़ रहती है कि मतलब मान लीजिए अगर कोई नेशन रेस्ट्रिक्ट कर देता है जो भी उसकी सिक्योरिटी या इंटीग्रिटी पे सवाल उठता है तब, तो वो कर सकता है। ठीक है। लेकिन अगर क्या है, अगर मैं लॉ फॉलो नहीं करता हूँ और मैं चला जाता हूँ इन सब चीज़ों के ऊपर, तो देखिए जो आर्टिकल 287 है यूएन क्लॉज का, वो 4 डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, जिसमें से एक के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, बाकी आप सब जान सकते हैं चाहे तो वो है ITS और इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी। अब एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया कि जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रहता है 200 नॉटिकल माइल्स तक, उसके बाद का जो वाटर रहता है और उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल वाटर्स या फिर हाई सी, आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप समझ चुके हैं कि हमारा जो स्टेट है, हमारी जो कंट्री है, उसके जो कोस्टल नेशंस हैं उससे 200 नॉटिकल माइल्स तक अपना उस पर रूल रहता है, लेकिन उसके बाद का सब इंटरनेशनल वाटर्स में आता है। ठीक है। तो अब हमने बात की कि मान लीजिए रूल अगर कोई तोड़ता है तो फिर क्या होगा, तो हम उसे ITLOS में ले जा सकते हैं, जिसे हम इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी कहते हैं। अब इसके बारे में बात करें कि ये क्या है, तो ये फोर्स entered into force in 1994, established an international framework for law over all ocean space, its resources and uses। मतलब ये क्या कंट्रोल करता है, तो इसने लॉ एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क बना रखा है जो कंट्रोल करता है ओशियन के जो रिसोर्सेस हैं और उसके यूजेस हैं। इसका ट्रिब्यूनल कहाँ है, तो हैम्बर्ग जर्मनी में है। क्रिएटेड द इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी with the purpose of regulation of seabed mining beyond national jurisdiction। तो अब इसकी बात करें कि ये क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, तो ये जो ITLOS है इसने एक बॉडी बनाई जिसका नाम है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, जिसको टास्क क्या दिया गया कि आप जो इंटरनेशनल वाटर्स के बाद की जो सीबेड है, जो हम पानी के नीचे की जो भी चीज़ें हैं उसको
रेगुलेट करे, अपने लॉज बनाए खुद। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? किंगस्टन जमाइका में। इसका पर्पस जो हमने बात करी, रेगुलेट डीप सीबेड माइनिंग एंड इंश्योर द मरीन इन्वायरमेंट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी हार्मफुल इफेक्ट्स विच में अराइज फ्रॉम माइनिंग एक्टिविटीज़। मतलब आप मरीन इन्वायरमेंट को, ये इस बॉडी का काम है कि ये मरीन इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूशन या हार्मफुल एक्टिविटीज़ कैरिड हो रही उनसे रोके, उन सब चीज़ों को रोके, उस पर कंट्रोल करे। ठीक है। और दो बॉडीज़ हैं, इंटरनेशनल बॉडीज़, जिसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आप चाहें तो कमेंट में बता सकते हैं हमें, हम इनके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। तो एक है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन और एक है इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन। देखिए, जैसा कि ये जो व्हेलिंग कमीशन है, इसके नाम से पता चल रहा है कि इसका जो पर्पस होगा वो व्हेल के रेगुलेशन के ऊपर होगा, कि मतलब आप व्हेल को लेके जितने भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं या जो भी हैं उनके प्रोटेक्शन प्रिवेंशन के लिए, मतलब उनको मरने दें, उनके मरने से बचाएं, तो उसके ऊपर आप लॉस या रेगुलेशंस बनाएं। लेकिन जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, इसका शिपिंग रिलेटेड वर्क है, कि मतलब ये शिपिंग में अपने लॉस बनाता है, कुछ रेगुलेशन बनाता है जो कंट्री को फॉलो करने होते हैं। ठीक है, इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर कमेंट जरूर करें और हमें बताएं अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत लगे। थैंक यू सो मच एंड वेट